हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो आपको पता है कि हम लोगों ने पहले जो है अपनी पहली क्लास में हिंदी कहानियों की चर्चा की थी और हमने अपनी सारी हिंदी कहानियों के वर्ष काल के बारे में और उनके जो पात्र हैं उनमें उनके बारे में और उनकी विषय वस्तु को लेकर जो है चर्चा की थी और जाना था कि किस तरीके की विषय वस्तु किस कहानी में है और सभी चीज़ों के बारे में जो भी हमें महत्वपूर्ण लगा यूजीसी के नज़रिए से, वह सभी तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, आई होप आपको वह क्लास अच्छी लगी होगी। उसके अलावा हम लोगों ने उसके फिर एमसीक्यूज़ किए थे, तो कुछ छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने किए और आज की क्लास में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले कि आपको पता है कि मेरी क्लास रोज़ रेगुलर 12 बजे होती है, तो 12 बजे आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज एमसीक्यूज़ की क्लास है, तो एमसीक्यूज़ की क्लास आपको पता ही है कि आज हमारा जो एमसीक्यूज़ की क्लास है वो सुबह मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इवनिंग में रख दी जाए। ठीक है, तो आज हमारी इवनिंग में क्लास जो है वो हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इसे फॉलो कर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे करने से क्या होगा, इसमें जितनी भी एनटीए की इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहाँ पर टाइमली मिल जाएगा। यह सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, राधे राधे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रीन में नज़र आ रहा है फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। वहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में दोनों पेपर नज़र आएंगे, पेपर 1 भी नज़र आएगा एंड पेपर 2 भी। दोनों के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस जो हमारी चलती ही है और 5000 एमसीक्यूज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फॉर अ प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से बहुत कुछ आपका बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि 2 चीज़ें करनी है आपको प्रैक्टिस के टाइम पर। समय का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा समय का ध्यान रखोगे तो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने इकाई 7 जो है कंप्लीट कराई और उसमें हमने हिंदी कहानी पढ़ा और ये सारी कुछ हमारी कहानियाँ हैं। इन कहानियों की चर्चा की राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला कहते हैं, इनकी इंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली जो है हमने की। तो इस तरीके से मैं रिपीटेशन कर रही हूँ ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए। ठीक है, माधव राय सप्रे की जो है कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कहानी थी राही। प्रेमचंद की कहानी है यहाँ पे ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। उसके बाद राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही है और साथ ही साथ इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न यूजीसी में बनकर आ जाते हैं। कौन सी? उसने कहा था। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आकाशदीप। उसके बाद जिनेंद्र आ जाते हैं, जिनेंद्र के द्वारा रचित है अपना अपना भाग्य। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा है तीसरी कसम के बाद है लाल पान की बेगम। उसके बाद अगे के द्वारा है गैंग्रीन का दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाता है कई बार तो रोज़। ठीक है, और इस पूरे उसमें यही बताया गया है कि जो काम रोज़ होते हैं तो बोलते हैं अरे ये काम तो रोज़ ही होता है। तो रोज़ मतलब एक एक घंटे की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई गई है कि एक एक घंटे में भी क्या क्या काम होता है, तो वो बताते हैं कि ये काम तो रोज़ ही होता है, तो गैंग्रीन नाम दिया गया। शेखर जोशी की कविता है कोसी का घटवार। उसके बाद आ जाते हैं भीष्म साहनी में कहाँ का है ये, अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत। उसके बाद है कृष्णा सोबती है सिक्का बदल गया।
हरिशंकर प्रसाई का है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ज्ञान रंजन जो है उनके द्वारा रचित कहानी है पिता। कमलेश्वर के द्वारा रचित जो हमारे पास कहानी है वो है राजा निर्बसिया, ठीक है। और निर्मल वर्मा के द्वारा जो है परिंदे, तो परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी कुछ हमारी कहानियाँ हैं और इनको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। और साथ साथ में जो ये राइटर हैं, इन राइटर की अगर आप रचनाएं पढ़ लेंगे दोस्तों तो वो भी बहुत काम आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो भी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग ध्यान रखें। तो इनकी रचनाएं भी आपको पढ़नी, जो राइटर यहाँ पर लिखे गए हैं, लेखक लिखे गए हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। उनको अनुक्रम में ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से प्रश्न जो है वो कई बनकर आ जाते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूनिट 7 चल रही है और हिंदी की इकाई कर रहे हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करने हैं, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या आ जाता है। पहला प्रश्न है हमारा, राजा निर्बसिया कहानी जगपति को कितनी गोलियां लगी थी। तो क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जगपति को कितनी गोलियां लगी थी? 3 लगी थी, 2 लगी थी, 4 लगी थी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, 2 गोलियां लगी थी। और 2 गोलियां कहाँ कहाँ लगी थी वो भी मैं आपको बता दूं। 2 गोलियां एक तो लगी थी जांघ में और दूसरी लगी थी कूल्हे में, ठीक है। एक जांघ में लगी थी और दूसरी कूल्हे में लगी थी। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरी कसम, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा। तीसरी कसम कहानी का केंद्र विषय क्या है? तो आपसे केंद्र विषय पूछा जा रहा है कि केंद्र विषय क्या है, मेन विषय क्या था इसका। तो मैंने आपको बताया था, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है हमारे राजनीति, नैतिक, विभाजन और प्रेम। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेम, ठीक है। तो जिनका आंसर प्रेम है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रेम इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, राही कहानी में राही को कितने दिन की सजा हुई थी? तो कितने दिन की सजा सुनाई गई थी राही को? 1 साल की, 6 महीने की, 2 साल की, या कोई भी नहीं? बताइए कितने दिन की सजा हुई थी राही को? टाइम का भी बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि यही है टाइम मैनेजमेंट का। उसके बाद इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है 1 साल। तो जिनका आंसर 1 साल है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग अब। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी, किसकी बात कर रहे हैं? भीष्म साहनी की बात कर रहे हैं। भीष्म साहनी जी की कहानियों को काल क्रम में लगाइए। देखिए काल के अनुसार, मतलब उनका जो काल है उसके अनुसार उसको क्रम में लगाना है। किसकी कहानी है ये? भीष्म साहनी की। तो पहला है ऑप्शन शोभा यात्रा पाली डायन भटकती राख। दूसरा है शोभा यात्रा पाली भटकती राख डायन। तीसरा है भटकती राख डायन शोभा यात्रा पाली। और चौथा है भटकती राख शोभा यात्रा पाली और डायन। तो क्या इसका सही उत्तर है, सही अनुक्रम क्या है वो आप बताएंगे।
बताइए बताइए जल्दी से, फिर इसका आंसर बताते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों लास्ट वाला है, चौथा। क्या है? भटकती राख। सबसे पहले जो है भीष्मसानी ने काल के अनुसार अगर देखें तो भटकती राख थी। उसके बाद शोभा यात्रा लिखी थी उन्होंने कहानी। उसके बाद उन्होंने पाली लिखी, और पाली के बाद आ जाती है डायन। तो उसके बाद अंतिम उन्होंने डायन लिखी थी। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी पांचवी जेल यात्रा है। राही कहानी में यह कथन किसका है? तो ये कथन बताना है किसका है। मैजिस्ट्रेट का है, राही का है, अनीता का है, या स्त्री जेलर का है? बताइए बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है अनीता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनीता एक हमारी चौथी जेल यात्रा है, और यह हमारी पांचवी जो है जेल यात्रा है। छठा प्रश्न है हमारा, तीसरी कसम कहानी में अर्जी है, मारे गए गुलफाम। यह गीत प्रथम कौन गाता है? सबसे पहले ये कौन गाता है गीत? अजी हो मारे गए गुलफाम। तो हीरामन गाता है, हीराबाई गाते हैं, लखनवा गाते हैं, या धुनीराम गाते हैं, वो बताएंगे। बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हीराबाई। तो जिसका आंसर हीराबाई है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को किसने अपनी किताब के अनुसार निबंध गया है, निबंध माना है? तो बताना है आपको कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो है, ठीक है, यहाँ पे कॉमास में कर दो, ये कहानी जो है इसमें किसने अपनी किताबों के अनुसार निबंध माना है? तो किताबों के अनुसार निबंध माना है, कौन है वो? प्रभाकर माधव, डॉक्टर मधुरेश, डॉक्टर इंद्रनाथ मैदान, लक्ष्मी सागर वैष्णव। क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लक्ष्मी सागर वैष्णव। तो लक्ष्मी सागर वैष्णव चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को किसने अपनी किताब के अनुसार निबंध माना है? तो किसने माना है अपनी निबंध के अनुसार? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लक्ष्मी सागर वैष्णव। आठवां प्रश्न देखेंगे। अब आठवां प्रश्न क्या है, जिनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है? तो कहानी संग्रह जरूर पूछना होता है कि कहानी संग्रह जो है वो कहाँ पर प्रकाशित है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, हंस में, सरस्वती में, कौन सी पत्रिका में? तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है यूजीसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है तो तीसरा, वातायन। ठीक है, तो वातायन इसका जो है पूरा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न। होम सिकनेस की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, यह कथन किस कहानी से है, ये बताना है। उसने कहा था चीफ की दावत, रोज, या परिंदे? तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट, क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर है परिंदे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राही, अगला प्रश्न क्या है? राही की पति को किस धारा का चालान करने भरने जल भरने की सजा जो है हुई थी? ठीक है, तो किससे भरा था, किससे सजा हुई थी? राही कहानी के अनुसार बताना है। तो 108, 110 और 118। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर होगा आपका 109। 109 इसका आंसर है। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, लेखिका बंग महिला कहाँ की निवासी थी? तो कहाँ की निवासी थी? अब तो सबको पता चल गया होगा, वाराणसी की निवासी थी। अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, है हमारा, तेरी कुड़माई हो गई, यह कौन पूछता है? सूबेदार पूछता है, लहना सिंह पूछता है, बोधा सिंह पूछता है, या बाजीरा सिंह जो है वो पूछता है? तो क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लहन सिंह। लहना सिंह, लहन सिंह जो भी है, लहना सिंह है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न क्या है? लहना सिंह फौज में किस पद पर काम कर रहे थे? लहना सिंह फौज में किस पद में काम करते थे? सूबेदार, जमींदार, लेफ्टिनेंट, असेंबल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जमींदार। तो जिनका आंसर जमींदार है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न है, लहना सिंह फौज की किस टुकड़ी रेजिमेंट में थे? ये प्रश्न यूजीसी में कई बार रिपीटिशन कर करके आया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लहना सिंह फौज की किस टुकड़ी में थे, किस रेजिमेंट टुकड़ी में थे ये बताना है। 77 सिक्स राइफल्स में, गोरखा रेजिमेंट में, गढ़वाल रेजिमेंट में, राजपूत रेजिमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 77 सिख राइफल्स में। ठीक है, 77 सिख राइफल में जो है शामिल थे। तो ये पता होना चाहिए आपको, इसमें से प्रश्न जो है बनकर आते हैं। आगे देखिए 15वां प्रश्न हमारा। 15वां प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में दुलाई कितने हाथ की थी? 4 हाथ की, 2 हाथ की, 6 हाथ की, 5 हाथ की? दुलाई वाली कहानी में दुलाई कितने हाथ की थी? तो इसका सही आंसर है 4 हाथ। ठीक है, 4 हाथ वाले जो है। अगला प्रश्न है 16वां। दुलाई वाली कहानी में कौन सा जोड़ी जो दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है और दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब है? एक जान दो कालिब है। तो पहला ऑप्शन है इक्के वाले वंशीधर नवल किशोर वंशीधर के साले, नवल किशोर पंडित। तो बताइए।
आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, वंशीधर और नवल किशोर। ठीक है, तो दलाई वाली कहानी में कौन सी जोड़ी है जो दो मित्रता का ख्याल जिसमें अधिक है? तो वंशीधर और नवल किशोर की जोड़ी है, और दोनों में ही गहरी मित्रता है। दोनों एक जान जो है दो कालिब के बराबर है, दो शरीर के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न देखेंगे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी के अनुसार किस प्रकार की पाई को कितने रुपए का तनख्वाह देती है? तो इंस्पेक्टर माता दिन, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी के अनुसार चांद सरकार सिपाही को कितने रुपए की तनख्वाह जो है वो देती है? तो बताना है 500, 1000, 700 या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 500। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राही कहानी में चोरी की दोषी कौन है? राही, अनीता, लेखिका, इनमें से कोई नहीं। राही, अनीता, लेखिका, इनमें से कोई भी नहीं। राही कहानी में चोरी सी की दोषी कौन है? तो इसका आंसर है राही। तो इसका आंसर क्या है? राही। तो फर्स्ट वाला जिसका है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राही लगा सकते हैं आप सभी की सभी। उसके बाद अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है, आकाश द्वीप कितने खंडों में है? तो आपको खंड भी पता होना चाहिए, मैंने खंड वगैरह आपको बताए हुए हैं, जिनके नहीं भी बताए आप कर लीजिएगा। तो खंड जो है, खंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि खंडों के ऊपर भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आकाश द्वीप कितने खंडों में है? 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर है 7। ठीक है, तो आकाशद्वीप कितने खंडों में विभाजित है? तो आपने बोलना है 7 खंडों में विभाजित है। कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट करके लिखेंगे 7 खंडों में विभाजित है आकाशद्वीप। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना पाप है? किस कहानी का अंश है? क्या स्त्री होना पाप है? किस कहानी का अंश है? पत्नी कहानी का, रोज कहानी का, आकाशदीप कहानी का, या अपना अपना भाग्य जो है वहां से? तो कहाँ से ये पंक्तियां जो है उठाई गई हैं बताएंगे। तो इसका सही उत्तर बता दूं? तो इसका सही उत्तर है आकाशदीप। ठीक है, तो स्त्री होना पाप है, ये कहानी किस का अंश है? आकाशदीप का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। इक्कीसवां प्रश्न देखेंगे। बाली द्वीप किस कहानी में प्रसंग बस आया है? बाली द्वीप किस कहानी में प्रारंभ शक आया है? पत्नी, रोज, आकाशद्वीप, अपना अपना भाग्य। तो इसका करेक्ट आंसर है आकाशद्वीप। तो इसका आंसर भी आकाशद्वीप है, पिछले वाले का भी आकाशद्वीप था। अगला 22वां प्रश्न जो है वो आ गया है स्क्रीन में।
अपना अपना भाग्य किस विधा में है, किस विधा, विधा का नाम बताने, कौन सी विधा में, कहानी विधा में, उपन्यास विधा में, आत्मकथा विधा में या जीवनी, जीवनी में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आत्मकथा। नहीं, आत्मकथा नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर आएगा कहानी। अपना अपना भाग्य जो है किस विधा में लिखा गया है, तो कहानी विधा में लिखा गया, क्योंकि हम कहानियां कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी, इसका आंसर है कहानी। अगला प्रश्न क्या है, 23वां प्रश्न है, इस कहानी में पात्र कथावाचक, उनका मित्र वकील और 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा है। इस कहानी में पात्र कथावाचक हो गए और उनके मित्र वकील हो गए और 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा हो गया, वो है। तो कौन से उसका है ये अपना अपना भाग्य, रोज, कोसी घटवार या तीसरी कसम? बताइए बताइए, जल्दी आंसर बताइए ताकि फिर इसका आंसर बताया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना अपना भाग्य। ठीक है, तो अपना अपना जो भाग्य है, अपने अपने भाग्य में इसमें जो है कहानी में पात्र भी है, कथानक भी है, साथ ही साथ क्या है, उनके मित्र वकील भी है और 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा भी है। तो ये सारा का सारा है, ये तो अपना अपना घर है। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न क्या है, मारे गए गुलफाम किस कहानी का दूसरा नाम है? मारे गए गुलफाम किस कहानी का दूसरा नाम है? रोज का, तीसरी कसम का, कोसी कोसी का घटवार जो है उसका, या अपना अपना भाग्य? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए जल्दी से, सभी करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जितनी भी अपकमिंग क्लासेस है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आप चाहे तो फेसबुक आईडी में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक आईडी है राधे ज्योति, RADHEY, राधे JYOTI, राधे ज्योति। और पिक किसकी लगी हुई है? फिलर फॉर्म की। तो फिलर फॉर्म की दोस्तों आपको पिक देखने को मिल जाएगी, और राधे ज्योति मेरी फेसबुक आईडी, आप वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है तीसरी कसम। ठीक है, तो मारे गए गुलफाम किस कहानी का दूसरा नाम है? तीसरी कसम का। 25वां प्रश्न देखिए, क्या है 25वां प्रश्न। बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति और उनमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को जो है व्यक्त करने वाली कहानी है। तो बिल्कुल ये जो बैलगाड़ी स्तर के माध्यम से बता रहे हैं कि लोक संस्कृति और उसमें निहित जितनी भी मर्यादा है या निश्चल प्रेम है वो सब प्रकट करते हैं, प्रकट करने वाली जो है पूरी पूरी कहानी है। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, तीसरी कसम वाली है, लाल पान की बेगम है, रोज़ है, या इनमें से कोई भी नहीं। आपको थोड़ा सा याद होगा, जिक्र होगा तो आपको पता होगा कि इसका मूल सार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर।
इसका करेक्ट आंसर है तीसरी कसम। ठीक है, तो पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है तीसरी कसम, वो आपने करना है। उसके बाद आता है हमारे पास 26 जो प्रश्न है हमारा, वो क्या है, कुंभ में छोटी बहू कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो कुंभ में छोटी बहू कहानी कब प्रकाशित हुई, 1902 में, 1909 में, 1906 में, 1907 में। तो बताइए कब प्रकाशित हुई। बताइए बताइए जल्दी इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1906 में। ठीक है, तो 1906 में, 1906 में जो है कुंभ में कहानी का जो है प्रकाशन हुआ था। अगले है बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष है 1922, 1914, 1920, 1932। तो बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष क्या है वो आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर है 1932, इसका करेक्ट आंसर है। तो जिनका आंसर 1932 है उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 28वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 28वां प्रश्न हमारा क्या है, 28वां प्रश्न है 1934 में राही की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी। तो 34 में कौन सी हुई थी ये बताना है। तो पहला है उन्मादिनी, दूसरा है दुलाई वाली, तीसरा है दालिया, चौथा है बिखरे मोती। तो आपको ये पता होगा दुलाई वाली और दालिया जो है ये दोनों ही, इनकी रचना नहीं है। तो कौन सी रचना हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यस, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पहला वाला उन्मादिनी। अब है 29 वाला प्रश्न क्या है देख लीजिए। 29 प्रश्न है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जो है वह बेगम कहानी किसमें संग्रहित है। तो किसमें संग्रहित है ये बताना है। लाल पान की बेगम कहानी किसमें संग्रहित है। कल्पना पत्रिका, पहला पाठ संग्रह, ठुमरी कहानी संग्रह, वातायन संग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है ठुमरी कहानी संग्रह। कौन सी कहानी संग्रह, ठुमरी, ठुमरी कहानी संग्रह इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न है 30वां। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना है, किसकी रचना है, किस प्रकार की रचना है ये। मनोरंजन प्रधान रचना है, नैतिकतावाद रचना है, व्यंग्य प्रधान रचना है, या चरित्र प्रधान रचना है। तो वो आपको बताना है कि किस प्रकार की रचना है ये। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों व्यंग्य प्रधान। ठीक है, तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो ये रचना है, ये कहानी है जो, यह जो है व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसमें कई सारे व्यंग्य किए गए, व्यंग्यों के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है कहानी के साथ को। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। और ये एमसीक्यूज की क्लास हमारी हो गई है। और कल की क्लास में, कल से हम लोग क्या करेंगे, नाटक करेंगे और नाटक की चर्चा करेंगे, नाटक को समझेंगे। ठीक है,
और फिर हम उसके भी MCQs कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस ख़त्म करते जाएंगे, आप टेंशन ना कीजिए क्योंकि सारी इकाई मैं कंप्लीट करवा दूँगी। तो हम 1-2 दिन अब नाटक करेंगे और उसके बाद अगली यूनिट भी 1-2 दिन लगा के करेंगे। तो हमारा जो है 31 मई तक अपना सारा सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारे रिवीजन ही रिवीजन है। तो हमने फिर सारी यूनिट्स को, क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो अच्छी तरीके से हमने फिर रिवीजन करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर कीजिए। और आई होप अब आपको थोड़ा सा कहानियों का जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप थोड़ी सी अब नज़र भी डालेंगे तो आपको कहानियों का जो मूल विषय वस्तु है वो समझ आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट जो भी तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। और इसी तरीके से पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। तो पीछे से पढ़ना सिलेबस को शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो अभी बस यही महीना आपको पढ़ना है जितना पढ़ना है। अगले महीने से तो रिवीजन और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी के सभी कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरा है, सबसे पहले वह सभी स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें क्योंकि 20 मई उसकी लास्ट डेट है। और उसे एप्लीकेशन को फॉर्म को भर दें। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो भी हैं स्टूडेंट वो भी भर सकते हैं। तो 2024 तक वो स्टूडेंट्स भर सकते हैं, इसलिए वो टेंशन ना करें, टाइम का वेस्टेज ना करें। क्योंकि अगर एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलकर भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो उस एक्सपीरियंस को लेकर साथ में चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का पेपर जो है वो आता है। सो आई नो कि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इस बार मेरे सारे हिंदी के स्टूडेंट अपना नेट JRF ज़रूर क्वालिफाइड करेंगे। येस एंड यू कैन डू इट। आप सभी के सभी कर सकते हैं। एंड देखते हैं तो आप सभी के सभी किस तरीके से चलेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। सो लेट्स डू इट। ठीक है दोस्तों, अब बाय। मेरी क्लास आज की इतनी ही थी। बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।